हाँ जी, तो आज का जो टॉपिक है वो है बैटल ऑफ प्लेसी एंड द बैटल ऑफ बॉक्सर। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि ब्रिटिश ने किस तरीके से जो फाउट किया और हमारे भारत के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें से ये दो जो वॉर थी उनके यहाँ पे नाम है बैटल ऑफ प्लेसी एंड बैटल ऑफ बॉक्सर। The Battle of the Plassey was the outcome of the English East India Company desire to take the control of Bengal. It took place in the 1757. तो 1757 के अंदर ये वॉर जो हुई जिसके अंदर बंगाल के ऊपर जो ब्रिटिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इसके ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहती थी। द British had started building a strong army, was resisted by the Nawab of Bengal, Siraj ud-Daulah. In Battle of Plassey, the Nawab was defeated, captured and killed. तो इस युद्ध में क्या हुआ कि जो बंगाल के जो नवाब थे सिराज उद-दौला, उनको वो इसके अंदर पकड़े गए, हार गए इस युद्ध के अंदर और फिर उनको मार भी दिया गया। अनदर बैटल नोन एज द बैटल ऑफ द बॉक्सर। तो दूसरा जो युद्ध है यहाँ पे वॉर है उसकी बात की गई है, बैटल ऑफ बॉक्सर। ये हुई थी 1764 में। इट अबाउट बंगाल कम्प्लीटली अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। द ब्रिटिश बिकेम द मास्टर ऑफ द बंगाल एंड इट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द कॉलोनियल रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो इस वॉर के दौरान जो बंगाल के ऊपर ब्रिटिश का अच्छे से पूरा कंट्रोल हो गया, बंगाल के ऊपर उसको अच्छे से उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया उन्होंने। ब्रिटिश formulated many unfair policies to conquer the princely state, and these states were small territories which had become weak due to the constant war with the neighboring kingdoms. फिर इसके बाद में जो ब्रिटिश थे उन्होंने कुछ अनफेयर पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दिया स्टेट्स के अंदर राज्यों को हासिल करने के लिए, और इसी के कारण जैसे कि इनका जो वॉर थे, हर टाइम वॉर होने के कारण बहुत ही ज़्यादा आसपास के जो किंगडम थे, जो राज्य थे, बहुत वीक हो गए क्योंकि उसमें बहुत ही लोग मारे जाने लगे। तो साम्राज्य था बहुत ही ज़्यादा वीक होने लगा और इसी के कारण वो उसके ऊपर जीत हासिल करते गए। Subsidiary alliance was a policy introduced in the 1798 by the then the Governor General of East India Company, लॉर्ड वेस्ले। तो एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई 1978 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेस्ले के थ्रू। दिस पॉलिसी गेव द मिलिट्री प्रोटेक्शन टू princely states who entered in the subsidiary alliance. However, it forbade the princely state to keep any army of their own. This policy forced to the princely states to accept the English East India Company as supreme power in India. तो उन्होंने एक पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये था कि उनको आर्मी की जो सहायता है वो ब्रिटिश लोगों को मिलेगी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको हर राज्य के अंदर आर्मी की जो सुप्रीम पावर है वो उनको मिलेगी, उनके पास ही रहेगी। तो इस तरह वो इंडिया के अंदर सबसे सुप्रीम पावर रखने वाला हो गए, उनके पास सभी फोर्सेस हो गई और इसी दौरान वो बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा ताकतवर हो गई क्योंकि उनके पास आर्मी फोर्स भी थी। दूसरी पॉलिसी है यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से। ये जो पॉलिसी थी ये डिवाइज्ड बाय द लॉर्ड होसी हु वॉज इंडियन गवर्नर जनरल। तो ये जो इनके द्वारा दूसरी पॉलिसी बनाई गई, इट एम्पावर्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू टेक कंट्रोल ऑफ द प्रिंसली स्टेट हुज रूलर हैड डाइड विदाउट अ लिविंग अ सन। तो इसमें क्या था कि अगर किसी राज्य के राजा की जो मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है, अगर उनका कोई बच्चा नहीं होता, उनका कोई बेटा नहीं होता, तो जो वो राज्य है ब्रिटिश के अंडर ही चला जाएगा। तो इस तरीके से इस के अंदर ये था कि कोई भी अगर राजा की डेथ हो जाती है तो वो अपने अडॉप्टेड सन को भी उसका रूलर नहीं बना सकते। द पॉलिसी डिड नॉट रिकॉग्नाइज अडॉप्टेड सन द राइट फुल हेयर टू थ्रोन। तो इसका यही है कि अगर किसी राजा का सगा बेटा नहीं होता तो वो अडॉप्टेड भी वहाँ का राजा नहीं बन सकता। और इसी के कारण क्या हुआ कि वो जो राज्य है वो ब्रिटिश के अंडर चला जाता था। द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पे जो रिवॉल्ट है, ये जो विद्रोह था 1857 का, gradually not only the Indian rulers and common masses all becomes discontented with the English East India Company. This discontent led to the Great Revolt 1857. This main reason for the revolt as follows. तो उसके बाद में
बैटल ऑफ द प्लेसी एंड बॉक्सर के बाद में, इन दो वॉर्स के बाद में जो एक ग्रेट रिवॉल्व, एक बहुत ही बड़ा जो विद्रोह लोगों में आया और उसके कारण ये जो जंग हुई 1857 के अंदर, इसका जो रीजंस हैं वो हम नीचे पढ़ेंगे। तो पहला है डिसकंटेंट अमंग द इंडियन पीपल। फर्स्ट, द farmers were greatly oppressed by the British. The companies levied heavy taxes on the farmers and did not give any refill in time of floods and drought. The farmers were forced to grow cash crops such as cotton and the indigo. This led to the famines. As food crops were in the short supply, the British forced the farmers to sell their crops at very low prices, which left them poorer than ever. तो वो जो ब्रिटिश थे क्या करते थे, ज़्यादा टैक्सेस लगाने लगे फार्मर्स के ऊपर, किसानों के ऊपर, और ना ही उन्हें किसी भी तरीके की कोई राहत दी जाती थी। जब फ्लड्स या फिर सूखा पड़ जाता था, हड़ वगैरह जो आ जाते थे, उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता था। उस टाइम में भी उनको टैक्सेस की किसी तरीके की कोई रिलीफ नहीं मिलती थी। उनको फोर्स किया जाता था ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, कॉटन या फिर इंडिगो, जिसके कारण उनका जो फूड क्रॉप में था शॉर्ट सप्लाई होने लगी। और वो ब्रिटिश उनको फोर्स करते थे कि जो वो अपनी फसलें हैं कम दामों के ऊपर बेचें, और इस तरीके से वो जो थे उनको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पुअर बना रही थी और भी ज़्यादा गरीब कर रही थी पहले से। द artisans were greatly affected by the exploitative industry and import policies of the British. The British bought cheap raw material from India, processed them at low cost in their factories in England, sold them at a high profit in India. They imposed heavy taxes on Indian goods. Thus, Indian goods become more expensive than English goods, and this policy completely destroyed the weavers and other Austrians in India. तो वो जो ब्रिटिश थे वो हमारे इंडिया से जो कच्चा पदार्थ हैं, ये एक रॉ मटेरियल्स जो हमारे इंडिया से ख़रीद कर बहुत ही कम दामों में वो अपनी इंग्लैंड ले जाते थे अपनी फैक्ट्रीज़ में, वहाँ पे उनको लेकर उनको बेचते थे ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर, हैवी प्रॉफिट के ऊपर, या फिर वहीं से वो चीज़ें उनको अच्छे और क्वालिटीज़ में उनको चीज़ों में चेंजेस करके वो हमारे इंडिया में उनको सप्लाई करते थे। अगर हमारे इंडिया में वो उसको सप्लाई करते तो ज़्यादा कॉस्टर्स के ऊपर करते, उनके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट लगा दी जाती, मोर एक्सपेंसिव बन जाते वो इंग्लिश गुड। आज अगर वो हमारे इंडिया में बिकते तो बहुत ही ज़्यादा उनके प्राइसेस होते। तो इस तरीके से इनका जो ये जो व्यापार था ये करना, ये धीरे धीरे इनका जो डिस्ट्रॉय हो रहा था हमारे इंडिया का, आर्टिसंस का ऑफ इंडिया। द इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रियलाइजेस वर ऑल्सो deliberately destroyed of the British. तो इसी तरीके से जो भारत का जो व्यापार था या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ये भी धीरे धीरे ख़त्म कर दिया ब्रिटिश ने। द ब्रिटिश इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स। तो उन्होंने इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया, ताकि वो अपना ज़्यादा प्रॉफिट ले सके, उन्होंने हमारे प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगाने लगे। हमारे एक्सपोर्ट, हमारा जो मटेरियल था जो एक जगह से दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट होता है, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस को लगा देना। ओनली अनप्रॉफिटेबल आइटम्स ऑफ द ट्रेड वर to be traded by the Indians. तो सिर्फ वही उन आइटम अलाउ की जाती थी जिनके ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट ना हो। व्यापार के लिए सिर्फ वही चीज़ें अलाउ की जाती थी तो एक्सपोर्ट करने के लिए। द ब्रिटिश मोनोपोलिस्ट द इंडियन मार्केट कम्प्लीटली। तो इस तरीके से ब्रिटिश ने बिल्कुल ही इंडिया को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया इस मामले के अंदर, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर भी। दूसरा जो कॉजेज़ आता है यहाँ पे रिलीजियस कॉजेज़। The British tried to convert people of India to Christianity. This was viewed by the Indians as insult to their religion sentiments. तो ब्रिटिश क्या चाहते थे रिलीजन्स को लेके, वो चाहते थे कि सभी के सभी जो इंडियंस हैं उनका धर्म अपना लें, यानी कि क्रिश्चियन बन जाएं, उनकी तरह से उनके धर्म को माने। बट ये चीज़ें हमारे इंडिया वालों को पसंद नहीं थी। भारत के लोग इस चीज़ को ये समझ रहे थे कि वो हमारे धर्म की इंसल्ट कर रहे हैं। दिस लेड टू अ लॉट ऑफ एंगर इन द कॉमन पीपल। इसके कारण भी बहुत ही ज़्यादा जो गुस्सा आया लोगों के अंदर इन चीज़ों को लेके, ताकि वो उनका जो धर्म है उसके ऊपर कोई भी किसी तरीके की पाबंदी ना लगाएं।